गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल विषय का पाठ संख्या 3 और उसमें हम पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। विश्व जनसंख्या के बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं कि विश्व में जो जनसंख्या है इसका वितरण कैसे है, किस प्रकार से ये हमारे इस संपूर्ण विश्व यानी ग्लोब पृथ्वी पर किस प्रकार से जनसंख्या फैली हुई है। पिछले वीडियो में इसका हमने देख भी लिया था कि पृथ्वी पर कहीं जनसंख्या कम है तो कहीं जनसंख्या अधिक है। संपूर्ण पृथ्वी पर जनसंख्या का जो बसाव है, जनसंख्या का जो स्थानिक प्रतिरूप है वो असमान है। कहीं जनसंख्या का केंद्रण ज़्यादा है और क्यों है इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि जनसंख्या को जो बचने के लिए जो जहाँ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जहाँ प्राप्त हो रही हैं वहाँ जनसंख्या का केंद्रण ज़्यादा है, घनत्व भी वहाँ ज़्यादा मिलेगा। और एक हम बात करेंगे वृद्धि की कि प्रारंभिक से लेकर के अब तक जनसंख्या की वृद्धि में क्या उतार चढ़ाव आए हैं, कब वृद्धि हुई है, कब वृद्धि में कमी हुई है, कौन से महाद्वीप में वृद्धि ज़्यादा हुई है, कौन से महाद्वीप में वृद्धि कम हुई है और इन महाद्वीपों में वृद्धि के ज़्यादा होने का, कम होने का, इन सब का कारण क्या रहा है। कहाँ जनसंख्या अधिक बढ़ी है, कहीं जनसंख्या कम बढ़ी है। तो इस जनसंख्या के अधिक वृद्धि का, कम वृद्धि का, इन सब बातों का हम आगे अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हम असमान वितरण के बारे में पढ़ चुके हैं और एक विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसकी एक ट्रिक्स भी आपको मैंने बताई थी, ची भा से ई ब्रा पा रू बै जा ना। तो इसमें आपको 10 देश याद करने हैं और इस ट्रिक्स के माध्यम से आपके 10 देश हैं जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। और इन 10 देशों में भी 6 ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं और विश्व की यह संपूर्ण पृथ्वी की यह संपूर्ण ग्लोब पर जितनी भी जनसंख्या है उसकी 60% जनसंख्या है वो अकेले एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। इसके बाद में 2 नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप आता है। तो 60% यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो भी एशिया महाद्वीप है। अब हम बात करेंगे कि जो विश्व की जनसंख्या है इसके वितरण की दृष्टि से इसको 4 भागों में कि एक तो सघन जनसंख्या है, एक सामान्य जनसंख्या है और इसी के साथ में एक विरल जनसंख्या और एक अति न्यून जनसंख्या। सघन जनसंख्या कहाँ है, सामान्य जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, उसका कारण क्या है, सघन होने का कारण क्या है वो बात करेंगे। और जिन क्षेत्रों में सामान्य जनसंख्या है उसके पाए जाने का कारण उसके हम देखेंगे। विरल जो है उसका कारण देखेंगे और बहुत ही कम जनसंख्या, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया गया है। हेडिंग इसी प्रकार से आप डालें, सीधी की सीधी ऐसे लिख लें कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है, ये आपकी एक हेडिंग हो जाएगी। और इसमें आप पहला भाग लिखेंगे सघन जनसंख्या के प्रदेश। नंबर 1 पहला कौन सा है, सघन जनसंख्या के प्रदेश, कि जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या बसी हुई है वो प्रदेश हैं, सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं। इसमें लिखो आप सघन जनसंख्या के प्रदेश में देखो कौन कौन से हैं। इसमें अलग अलग क्षेत्र लिखने हैं आपको। पूर्वी एशिया, एक तो इसमें कौन सा है, पूर्वी एशिया। और इस पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आएंगे वो लिख लें आप, चीन और जापान। पूर्वी एशिया में कौन कौन से हैं, एक चीन है और एक जापान है। ध्यान रखेंगे ये जो भी अपने स्थान आ रहे हैं, जिन जिन
स्थानों की, चाहे वो देश हों, चाहे महासागर हों, चाहे महाद्वीप हों या द्वीप हों, छोटे मोटे जो भी स्थान आ रहे हैं, सागर वगैरह, खाड़ी वगैरह, तो जहाँ जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनको आपको मैप में भर करके देखना है, क्योंकि आपके जो मैप हैं वो भी 6 नंबर का आएगा। 2 नंबर का राजस्थान का है, 2 नंबर का विश्व मैप आएगा और 2 नंबर का भारत का मैप आएगा। तो इसका अभ्यास जो है वो अलग से नहीं करवाया जाएगा। इसका अभ्यास आपको जो हम बात कर रहे हैं इस मैप में यही आएंगे, जैसे चीन भरवा लिया, जापान भरवा लिया, हांगकांग भरवा लिया, फिलीपींस भरवा लिया, या अन्य जैसे बोत्सवाना के बारे में बता दिया गया, बेचुआना लैंड भरवा लिया गया, ग्रीनलैंड भरवा लिया गया। तो ऐसे ही स्थान आपको दिए जाएंगे और इन स्थानों का हम जिक्र है वो अपने अध्ययन के दौरान कर चुके होंगे। बस शर्त इतनी है कि आपको जो देश, जैसे पूर्वी एशिया का नाम लेते ही अपना जो पूर्वी एशिया है, यहाँ जो जापान है और इधर क्या रह गया, चीन रह गया, उत्तरी कोरिया रह गया, फिर क्या रह गया, दक्षिणी कोरिया रह गया। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में तुरंत मतलब सेट करना है कि हाँ हमारा जो विश्व मैप है, इस विश्व मैप का पूर्वी भाग ये है। ये सब कक्षा 11 में आपको अच्छी तरह से किस प्रकार से आपको पूर्वी भाग को पहचाना है, किस प्रकार से दक्षिणी भाग को पहचानना है, उत्तरी भाग को कैसे पहचानोगे, दक्षिणी पूर्वी क्या है, उत्तरी पूर्वी क्या है, ये सब चर्चाएँ हम कर चुके हैं। तो जैसे स्थान का नाम है उसको आपको मैप में भर करके देखना है। एटलस आपके पास है। इसके बाद में देखो दक्षिणी एशिया लिखो। सघन जनसंख्या के प्रदेश कौन कौन से हैं? पूर्वी एशिया में तो चीन है और जापान है। फिर आ जाएगा दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में भारत है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये दक्षिणी एशिया के देश हैं जो सघन रूप से बसे हुए हैं। इसके बाद में आप लिख लें उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अगला प्रदेश कौन कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप। और इस उत्तरी पश्चिमी यूरोप में देखो, एक तो ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन जिसको आप कह रहे हैं, ब्रिटेन आ जाएगा, जर्मनी और फ्रांस। ब्रिटेन, जर्मनी और जो फ्रांस हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। मैप में आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि विश्व में सघन जनसंख्या प्रदेश या विश्व में कोई 2 सघन जनसंख्या प्रदेशों को दर्शाइए, या फिर आपको कहा जा सकता है कि विश्व में दक्षिणी एशिया के कोई 2 सघन जनसंख्या प्रदेशों को दर्शाइए, या उत्तरी पश्चिमी यूरोप के दर्शाइए या पूर्वी एशिया के दर्शाइए। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद में आप लिखेंगे नीचे उत्तरी पूर्वी अमेरिका। एक है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में पीछे भी हमने बात किया था कि 100 डिग्री जो देशांतर है, इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री भी कौन सी आएगी? पश्चिमी देशांतर, यानी यहाँ 0 डिग्री है हमारी। मध्य देशांतर जो है ग्रीनविच रेखा है, और प्रधान मध्याह्न रेखा जिसको भी कहा जाता है समय का निर्धारण करने वाली, तो ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री के पश्चिम में सारी की सारी जो 180 तक जाएंगी वो पश्चिमी देशांतर हैं, और इधर जो 180 तक जाएंगी वो कौन सी हैं? पूर्वी देशांतर हैं। कक्षा 11 में ये सब चर्चा कर चुके हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि जब हम मैप को फोल्ड करेंगे, वास्तविक ग्लोब का आकार उसको देंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? अध्यारोपित करती हैं। इसलिए 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही हैं। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका है, और इस उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत है यहाँ से जो 100 डिग्री, ये अलास्का इसी के अंतर्गत आने वाला प्रदेश है, जो ये 100 डिग्री जो देशांतर है, इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, और इसके पूर्व में ही क्या पाई जाती है? ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो तट है, ये इसका उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट ये मुख्य रूप से एक पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ किसी प्रकार की कोई कृषि वगैरह या अन्य जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं मानव की, वो यहाँ संपन्न नहीं होती हैं। ये पर्वतीय प्रदेश है। रॉकी पर्वत जो यहाँ पाया जाता है, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत जो है वो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है।
चिल्ली वगैरह उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके अंदर यह इसका पश्चिमी तट। तो ये ध्यान रखना है कि जो यूएसए है यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में ही क्या है, जनसंख्या है। और ये भी सघन बसा हुआ है। कौन सा? उत्तरी पूर्वी। इसका भी कौन सा भाग है? उत्तरी पूर्वी भाग है। जो महान झील क्षेत्र है, इस महान झील क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है वो सघन बसा हुआ है। नेक्स्ट अगला आप इसके अंदर लिखेंगे दक्षिणी पूर्वी कनाडा। और सघन में कौन सा बसा हुआ है? दक्षिणी पूर्वी कनाडा। दक्षिणी पूर्वी जो कनाडा है ये भी सघन बसा हुआ प्रदेश है। तो ये तो हो गए सघन जनसंख्या के प्रदेश। इसके बाद में नीचे डैश लगा के लिखें उत्तरी अमेरिका में 1779 की औद्योगिक क्रांति के बाद उत्तरी अमेरिका में 1779 की औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। लिख लो ये लाइन कि 1779 की औद्योगिक क्रांति के बाद उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तीव्रता से हुई है। इससे पहले उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या बहुत कम थी। और वैसे देखें तो हम उत्तरी अमेरिका में सारी की सारी प्रवासी जनसंख्या है जो यूरोप महाद्वीप से उठ करके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर क्या हुई है, ये प्रवासित हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1779 की जो औद्योगिक क्रांति हुई है, उद्योग धंधों में विस्तार किया गया जिससे जनसंख्या को रोजगार मिला, भरण पोषण के अवसर मिले और उसकी वजह से जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके बाद में आप अगले प्रदेश लिखेंगे सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। दूसरा प्रदेश लिखो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश कि सामान्य जनसंख्या के प्रदेश कौन कौन से हैं। और इसमें सामान्य जनसंख्या के प्रदेश हैं कि जहाँ सघन जनसंख्या है, जिस क्षेत्र में क्या है, सघन जनसंख्या है। जैसे इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या है तो इस सघन जनसंख्या के किनारे या इसके जो सीमावर्ती भाग हैं यहीं पर क्या पाई जाती है, सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो क्षेत्र सघन बसा हुआ है उसमें ये तो है नहीं कि भाई यहाँ तक ही जनसंख्या सघन है, इसके बाद में बिल्कुल ही विरल हो जाएगी या बिल्कुल ही कम हो जाएगी। जनसंख्या धीरे धीरे घटती घटती क्या होगी, घटेगी। ये प्राकृतिक कारक हैं और इन प्राकृतिक कारकों की क्या नहीं होती है, कोई भी जो भी हम भूगोल में बात कर रहे हैं सारी की सारी भूगोल एक प्रकृति है। और प्रकृति का आपको प्रत्येक घटक के बारे में, इसके बारे में ध्यान रखना है कि कहीं भी एकदम से कहीं 0 पॉइंट नहीं होता है, कहीं एकदम से उसकी कोई बाउंडिंग नहीं होती है। ऐसे नहीं कि कोई बॉर्डर होती है जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि जहाँ कि भाई कोई भी रासायनिक समीकरण है या और कोई है कि भाई ये 10 मिनट में संपन्न होगी या 5 मिनट में संपन्न होगी, या हृदय की धड़कन है वो इतनी बार होती है, जो भी है वो फिक्स है, साइंस में फिक्स है। लेकिन यहाँ मतलब हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, और प्रकृति क्या नहीं है, एकदम से कहीं भी क्या नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। चाहे आप क्षेत्रों की बात करें, प्राकृतिक क्षेत्रों की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें, जनसंख्या विस्तार की बात करो, चाहे सघनता की बात करो या पेड़ पौधों की बात करो, जीव जंतुओं की बात करो, कहीं भी विविधता की, डाइवर्सिटी की जो भी हम बात करेंगे उन सब में ये नहीं है कि इतनी सी दूर तक ये भाषा है। कोई भी भाषा की हम बात कर रहे हैं कि हरियाणवी हरियाणा के अंदर ही बोली जाती है कि सीमा के अंदर अंदर ही बोली जाएगी, इससे बाहर नहीं, ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव धीरे धीरे घटता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो सघन जनसंख्या प्रदेश हैं, इन सघन जनसंख्या प्रदेशों के जो सीमावर्ती भाग हैं यानी इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हीं के अंदर क्या पाई जाएगी, सामान्य जनसंख्या पाई जाएगी। बस सामान्य जनसंख्या में यह है कि जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। जैसे कोई पर्वत आ गया, हम रह रहे हैं बिल्कुल मैदानी भाग में, तो वहाँ मैदानी भूभाग में जनसंख्या ज़्यादा है, और उसके सीमावर्ती इलाके पर कोई पर्वतीय जो प्रदेश है और उस पर्वतीय प्रदेश के अंदर जनसंख्या क्या आ जाएगी, फिर सामान्य आ जाएगी। उसका कारण भी हम पढ़ेंगे कि वहाँ सामान्य भी रह रहे हैं, सामान्य रूप से क्यों रह रहे हैं,
उसका कारण भी हम पढ़ेंगे। तो सामान्य जनसंख्या प्रदेश में लिखो, इसमें लिखो, देखो ऐसे प्रदेशों में खनिज पदार्थों की उपलब्धता, ऐसे प्रदेशों में खनिज पदार्थों की उपलब्धता, खनिज पदार्थों की उपलब्धता जनसंख्या के निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। लिख लिया? क्या लिखा कि ऐसे प्रदेशों में खनिज पदार्थों की उपलब्धता जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। यानी यहाँ जनसंख्या के सामान्य रूप से बचने का कारण सघन तो है ही नहीं, लेकिन विरल भी नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तो क्या है, भौगोलिक परिस्थितियाँ जनसंख्या के बचने के अनुकूल नहीं है, कम अनुकूल है, ज़्यादा अनुकूल नहीं है। फिर भी लोग यहाँ सामान्य रूप से रहते हैं। इसका कारण क्या है? आर्थिक कारण है यहाँ, यानी ये जो प्रदेश हैं इनमें खनिज पदार्थ ज़्यादा हैं और खनिज पदार्थों के कारण उद्योग धंधे, जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ये ज़्यादा हैं और इनकी वजह से लोगों को मतलब रोज़गार मिलता है। रोज़गार मिलने के कारण लोग वहाँ बसे हुए हैं। तो ये सामान्य जनसंख्या के प्रदेशों के बचने का कारण है। एग्जाम्पल लिखो नीचे, उदाहरण लिखो। एंडीज पर्वत, और अभी हमने बात की थी कि एंडीज पर्वत कहाँ है? जो दक्षिणी अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर तो है एंडीज पर्वत, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है रॉकी पर्वत। तो लिखो एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल दशाओं के होते हुए भी, एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल दशाओं के होते हुए भी चिल्ली में, प्रतिकूल दशाओं के होते हुए भी चिल्ली में तांबे की खान, और इस तांबे की खान का नाम भी लिखो आप, चूकी का माटा। चिल्ली जो है इसमें विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है चूकी का माटा, चिल्ली में। और कहाँ है ये? एंडीज पर्वत पर। तो एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल दशाओं के होते हुए भी चिल्ली में तांबे की खान, और कोष्टक में चूकी का माटा लिख लेंगे, तांबे की खान होने के कारण सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। एक एग्जाम्पल तो ये लिख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। उत्तरी कनाडा में यूरेनियम खनिज के कारण, उत्तरी कनाडा में यूरेनियम खनिज के कारण सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। और ऐसे ही नीचे लिखेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान के कारण जनसंख्या की प्रतिकूल दशाएं होते हुए भी, रेगिस्तान के कारण जनसंख्या के प्रतिकूल दशाएं होते हुए भी कालगुरडी व गुलकारडी, या काला गुरडी भी कहते हैं इसको, वह गुलकारडी कालगुरडी व गुलकारडी सोने की खानों के कारण
सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। सोने की खानों के कारण सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तो देखो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश एक तो हो गया चिल्ली, और वो भी पश्चिमी चिल्ली। एंडीज पर्वत के अंदर जो चिल्ली है, एंडीज जो पर्वतीय क्षेत्र है, जनसंख्या के बसाव के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, फिर भी यहाँ मतलब सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। और इसका मुख्य कारण है कि यहाँ जो चिल्ली है इसमें विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, और इस खान का नाम है चुकी का माटा। इसी प्रकार से उत्तरी जो कनाडा है, यहाँ भी मतलब सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और शीत जलवायु होने के कारण लोगों के बसने के लिए, लोगों के रहने के लिए जलवायु उनके अनुकूल नहीं है। फिर भी यहाँ यूरेनियम जो खनिज है इसकी उपलब्धता है, और यूरेनियम खनिज की वजह से यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है पूरा का पूरा रेगिस्तानी भाग है, और इस रेगिस्तानी भाग में भी जनसंख्या के बसने के अनुकूल दशाएं नहीं हैं, लेकिन यहाँ क्या पाई जाती हैं, सोने की खान पाई जाती हैं। और इन सोने की खानों का नाम क्या है, एक का है कालगुर्डी और एक का है गुलकार्डी। गुलकार्डी लिखना, इसको गुलगार्डी लिख दिया मैंने, गुलकार्डी लिखना है, गुलकार्डी। कालगुर्डी और गुलकार्डी ये सोने की खानें पाई जाती हैं, और इनकी वजह से यहाँ सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे विरल जनसंख्या प्रदेश। तीसरा लिखो, विरल जनसंख्या प्रदेश। विरल जनसंख्या प्रदेश में लिखें विश्व के 70% भूभाग, विश्व के 70% भूभाग विरल जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। 70% भूभाग विरल जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, जहां मात्र विश्व की 5% जनसंख्या पाई जाती है। जहां मात्र विश्व की 5% जनसंख्या पाई जाती है। और पीछे भी हमने बात कर ली थी, जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार भी, जॉर्ज बी क्रेसी भी कहते हैं कि विश्व में 90% स्थान ऐसे हैं जहां 10% जनसंख्या पाई जाती है, और 10% भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है जहां 90% जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ विरल जनसंख्या में भी 70% भूभाग है ऐसा है जहां जनसंख्या के बसने की अनुकूल दशाएं नहीं हैं, या तो पानी की कमी है, या धरातल उबड़ खाबड़ है, या जलवायु है वो उचित नहीं है, या वहाँ की राजनीतिक सामाजिक जो सांस्कृतिक जो कारक हैं वो उचित नहीं है लोगों के बसने के लिए। कोई ना कोई वहाँ कारण है, रीजन है, और उसकी वजह से वहाँ लोग बस नहीं पाते हैं। तो ऐसे 70% भूभाग हैं जो विरल जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश जो हैं एक तो ये आएंगे, और बहुत सारा लंबा चौड़ा भूभाग है वो पर्वतीय प्रदेशों से घिरा हुआ है। और इसी के साथ आएंगे सघन वन, पर्वतीय प्रदेश हैं, और एक कौन से हैं इसमें, सघन वन है। बीहड़ क्षेत्र हैं, नदी नाले जो हैं इनके अंतर्गत मतलब सारी की सारी विरल जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद में आप लिखेंगे अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। 4 भागों में बांटा गया है, चौथा भाग है अति न्यून का। अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। अति न्यून यानी जहां विरल से भी क्या पाई जाती है, कम जनसंख्या पाई जाती है, बहुत ही कम, जिसको हम निर्जन भी कह सकते हैं एक तरह से, बहुत कम पाई जाती है। लिखो, विषम जलवायु व असमतल धरातल के कारण, विषम जलवायु व असमतल धरातल के कारण असमतल धरातल के कारण ऐसे क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। असमतल धरातल के कारण ऐसे क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। एग्जाम्पल लिख लो,
मरुस्थलीय प्रदेश, कहाँ कहाँ, जहाँ मरुस्थल है बहुत ही कम मिलेंगे, एक से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास मिलेगा यहाँ मरुस्थलीय प्रदेश। और इसी के साथ साथ विषुवत रेखीय जो प्रदेश है, विषुवत रेखीय प्रदेश है, उच्च पर्वतीय प्रदेश है, उच्च पर्वतीय प्रदेश, और लिख लो इसमें अति शीत प्रदेश, अति शीत प्रदेश। और यहाँ लगभग देखो जनजातियाँ ही निवास करती हैं, चाहे वो अति शीत प्रदेश हो, जैसे अति शीत प्रदेश के बारे में हमने टुंड्रा प्रदेश 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो प्रदेश था, टुंड्रा प्रदेश के बारे में हमने बात की थी, अति शीत प्रदेश के अंतर्गत आता है। और वहाँ जनजाति पाई जाती है एस्किमो, क्योंकि जनजातियाँ ही इन वातावरण की जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, जहाँ आज सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता, वहाँ जो व्यक्ति रहते हैं वो इनके प्रति अनुकूल हो पाते हैं और वो अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं। तो यहाँ देखो एस्किमो रहता है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भी हमने जनजातियों के बारे में देखा, जैसे भारत में गौड़ हैं, भील है ना, ये उच्च पर्वतीय प्रदेशों में रहते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश के अंदर हमने देखा था पिग्मी था, बुशमैन था, बुशमैन तो इसमें था अपने कालाहारी। मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर तो बुशमैन था, बद्दू था, बुशमैन था, ये सारे इसके अंदर पाए जाते हैं। हॉन्टॉन 2 जो प्रजाति है, विषुवत रेखीय प्रदेश में पिग्मी था, सेमांग था, सकाई था, कांगो बेसिन के अंतर्गत हमने देखा था। तो यहाँ लगभग अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र में बहुत ही कम व्यक्ति वहाँ रहते हैं, बहुत ही कम व्यक्ति वहाँ पाए जाते हैं, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। और जो पाई जाती है वो भी मुख्य रूप से केवल जनजातियाँ ही पाई जाती हैं। तो ये तो था हमारे विश्व में जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, और सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में आपको ध्यान में रखना है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप जो है, इसमें ज़्यादातर जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाती है। जलवायु की अनुकूलता देख लो, आर्थिक कारकों की आसानी से उपलब्धता देख लें, समाज संस्कृति इसके भी जो कारक हैं वो सारे अनुकूलित हैं, परिवहन के वगैरह सारे जो आ गए, राजनीतिक वगैरह। और एक था हमारा सामान्य जनसंख्या वाला प्रदेश। तो सामान्य जनसंख्या में आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ सघन जनसंख्या रहती है उसी के सीमावर्ती जो भाग हैं वहाँ सामान्य जनसंख्या है वो निवास करती है। एक विरल जनसंख्या है, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, सघन वन है, यहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है। और एक अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम व्यक्ति निवास करते हैं, और ये हैं भौगोलिक दृष्टि से जो कठोर परिस्थितियों वाले क्षेत्र होते हैं उनमें अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है, और वो भी मुख्य रूप से लगभग जनजातियाँ ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का तात्पर्य है कि अभी हमने जो बात की कि कहीं जनसंख्या सघन है, कहीं जनसंख्या विरल है, कहीं जनसंख्या अति न्यून है, बहुत ही कम है, और कहीं जनसंख्या सामान्य है। तो इसका कारण क्या है? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब इस जनसंख्या को ज़्यादा बचने के लिए, कम बचने के लिए क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो इसमें हम पहला कारक देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक कारक की। नंबर 1 वाला कौन सा कारक है? भौतिक कारक। भौतिक कारक या इसको आप प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं, जो प्रकृति की जो वस्तुएं हैं वो कैसे देखो प्रभावित करती हैं। इसमें लिखें कौन कौन से हैं। जलवायु है, प्रकृति की है। ऊंचावच है, जलवायु जनसंख्या को प्रभावित करेगी। ऊंचावच ऊंचे नीचे स्थान समुद्र तल से ये प्रभावित करेंगे। और मृदा व जल आपूर्ति, ये 4 हैं। मृदा है और जल है या जल आपूर्ति है, और ये सारी की सारी किसकी देन है? प्रकृति की देन है। जलवायु प्रकृति की देन है, ऊंचावच
समुद्र तल से जो ऊंचे नीचे स्थल हैं जहाँ तापमान का प्रभाव पड़ेगा, मृदा है और जल आपूर्ति है, ये सारे के सारे प्रकृति की प्रदत्त वस्तुएं हैं और इनको ही क्या कहा जाता है, भौतिक कारक कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इन कारकों का प्रभाव सर्वत्र होने के कारण, सर्वत्र यानी सभी जगह, सब जगह पड़ेगा। इन कारकों का प्रभाव सर्वत्र होने के कारण इन्हें विश्वव्यापी कारक भी कहा जाता है। इन कारकों का प्रभाव सर्वत्र होने के कारण इन्हें विश्वव्यापी कारक भी कहा जाता है। यानी प्रत्येक जगह, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो यूएसए वाले हैं, हम कहें कि भाई ये तो विकसित हैं और ये तो चाहे जैसे क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, कि बिना जल के भी रह सकते हैं, ऐसा क्या नहीं है, संभव नहीं है। चाहे वो यूएसए का निवासी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का निवासी हो, चाहे जापान में रहने वाला हो, चाहे भारत में रहने वाला हो, उन सब को मतलब मानव को अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होगी तो होगी ही। यानी जल के बिना कहीं का भी, विश्व का कोई भी मानव है वो बिना जल के क्या नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। तो जल का प्रभाव क्या पड़ा, पूरी पृथ्वी पर पड़ा, पूरे विश्व पर पड़ा, पूरे ग्लोब पर पड़ा। तो इसलिए इसको मतलब क्या कहा जाता है, विश्वव्यापी कारक कहा जाता है। ये नहीं कि भाई जहाँ मृदा उपजाऊ नहीं है और बिना उपजाऊ मृदा के अंदर भी मतलब विकसित देश वाले रह सकते हैं या अविकसित देशों वाले रह सकते हैं, विकासशील वाले नहीं, कोई भी उनके ऊपर इन सब बातों का सबके ऊपर क्या पड़ेगा, बराबर बराबर प्रभाव पड़ेगा, सबको ये प्रभावित करेंगे। हाँ, हो सकता है कोई इनको अपने अनुसार जल्दी अनुकूलित कर लेता है और किसी को अनुकूलित करने में समय लगता है, और कई ऐसे भी हैं जो क्या नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। तो ये भौतिक कारक हैं, इन्हीं भौतिक कारकों को विश्वव्यापी कारक भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो अगला कारक, अगला कारक है आर्थिक कारक। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात हम कर रहे हैं। आर्थिक कारक देखिए, आर्थिक कारक का तात्पर्य है ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। व्यक्ति की जीविकोपार्जन की जो क्रियाएं हैं, व्यक्ति की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें सहायता करते हैं, वो आर्थिक कारक होते हैं। और इसमें देखो शक्ति के साधन, शक्ति के साधन एग्जाम्पल लिख लें नीचे पहले। शक्ति के साधन हैं किसके अंतर्गत आएंगे, ये आर्थिक कारकों के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न क्या बनेगा इनसे, एक तो मोटा प्रश्न आपका बनेगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। सीधी सी बात है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, ये तो सीधा सा प्रश्न हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात कर लिया, भौतिक कारक है, आर्थिक कारक हैं, और भी बात करेंगे हम, सांस्कृतिक कारक हैं, सामाजिक व राजनीतिक कारक हैं। तो ये तो सीधा प्रश्न बन गया। फिर आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौतिक कारकों का नाम बताइए, तब उसमें आपको बताना है जल है, मृदा है, ऊंचावच है, जलवायु है, ये भौतिक कारक हैं। और ये भी आपको कहा जा सकता है कि जो भौतिक कारक हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को विश्वव्यापी प्रभाव क्यों कहा जाता है, समझाइए। तो भौतिक कारकों को विश्वव्यापी कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि भौतिक कारक क्या है, प्रकृति की देन है। ये सारी चीज़ें हमने नहीं बनाई है, भौतिक कारक सारी प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और प्रकृति के द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो पूरे विश्व के लोगों को प्रभावित करती हैं, पूरी पृथ्वी के लोगों को प्रभावित करती हैं, पूरे ग्लोब के लोगों को प्रभावित करती हैं। और इस वजह से इसको मतलब क्या कहा जाता है, विश्वव्यापी, पूरे विश्व में फैले हुए कारक हैं ये। अब लिखो आप आर्थिक कारक में शक्ति के साधन हो गया, और इसके बाद में खनिज, वनस्पति। आर्थिक कारक में कौन सा है, खनिज है, वनस्पति है, नगरीकरण और औद्योगिकरण। एक है इसमें नगरीकरण और एक है इसमें औद्योगिकरण। ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थिक कारक हैं जो व्यक्ति को रोजगार प्रदान करते हैं, व्यक्ति को उसकी आजीविका निर्वाह के साधन प्रदान करते हैं। शक्ति के साधन, शक्ति के साधनों का तात्पर्य है कि जहाँ भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वो
मानवीय ऊर्जा हो, और या मतलब वो अपनी कोई भी प्राकृतिक ऊर्जा हो, तो जहाँ शक्ति के साधन ज़्यादा हैं वहाँ मतलब आर्थिक क्रियाएं क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। मानव को रोजगार की जो अवसर हैं वो ज़्यादा प्राप्त होंगे। खनिज के बारे में हमने पढ़ ही लिया था कि खनिज भी रोजगार प्रदान करते हैं। उद्योगों की क्या है, ये धुरी हैं, इन्हीं की वजह से उद्योग चलते हैं। वनस्पति, ये भी लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। और जो शहर हैं, नगर हैं, इन नगरों में भी रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, उद्योग रोजगार प्रदान करते ही हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थिक कारक हैं। और ये आर्थिक कारक क्या करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी जहाँ इन आर्थिक कारकों की प्रधानता होगी वहाँ जनसंख्या क्या करेगी, ज़्यादा निवास करेगी। नेक्स्ट तीसरा कारक लिख लें आप, दो हो गए ना, तीसरा लिखो सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, और सांस्कृतिक कारकों में आपको मैंने बताया था कि संस्कृति किसे कहेंगे। संस्कृति का मतलब है कि जो भी मानवीय क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, मानव के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती हैं, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, संस्कृति में शामिल की गई है। तो सांस्कृतिक कारक में आप लिखे हैं आर्थिक उन्नति की अवस्था, आर्थिक उन्नति की अवस्था, और इसी के साथ साथ है तकनीकी तक पहुंच का स्तर, तकनीकी तक पहुंच का स्तर है, परिवहन, व्यापार, परिवहन, व्यापार आदि, ये सारे के सारे क्या हैं, सांस्कृतिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी इन सांस्कृतिक कारकों की जहाँ प्रधानता है, जहाँ इन सांस्कृतिक कारकों की अनुकूल दशा है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। आर्थिक उन्नति की अवस्था जहाँ ज़्यादा है, यानी जहाँ लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध हो रहे हैं, सहजता से उपलब्ध हो रहे हैं, बिना किसी बाउंडेशन के उपलब्ध हो रहे हैं, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे और अपना एक अनुकूलित जीवन यापन वो जीना पसंद करेंगे, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। तकनीकी तक पहुँच का स्तर, वर्तमान समय जो तकनीकी का युग चल रहा है, और जहाँ टेक्निकल ज़्यादा है और आसानी से लोगों तक पहुँच पा रही है, वहाँ भी लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। परिवहन जहाँ आसान होगा, व्यापार की क्रियाएं जहाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ जनसंख्या मतलब क्या पाई जाती है, सघन पाई जाती है। तो तीसरा कारक हमने पढ़ा है सांस्कृतिक कारक, ये जनसंख्या को क्या करता है, प्रभावित करता है। चौथा आप कारक लिख लें इसके अंदर, राजनीतिक व सामाजिक कारक। चौथा कारक है राजनीतिक व सामाजिक कारक। इसमें लिखें राजनीतिक और सांस्कृतिक, इसमें सामाजिक कारक में राजनीतिक कारकों में राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक कारकों में राजनीतिक स्थिरता, देशों की पारस्परिक निर्भरता, देशों की पारस्परिक निर्भरता, सामाजिक कार्य में सामाजिक रीति रिवाज, ऐसे लिख लो आप सीधा ही, सामाजिक रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण, और ये इसको ऐसे लिखो, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए,
सकारात्मक दृष्टिकोण कारकों का प्रभाव, इसके आगे लिखो, सकारात्मक दृष्टिकोण कारकों का प्रभाव जनसंख्या वितरण पर पड़ता है। कारकों का प्रभाव जनसंख्या वितरण पर पड़ता है। तो ये राजनीतिक और सामाजिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को कहीं अधिक और कहीं कम बसने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें देखो पहला कारक तो कौन सा है, राजनीतिक स्थिरता है, कि जिन प्रदेशों में राजनीतिक स्थिरता होगी, जहां राजनीतिक उतार चढ़ाव कम होता है, राजनीतिक उथल पुथल कम होती है, वहां लोग आसानी से रह पाते हैं, चैन से रह पाते हैं। देशों की पारस्परिक निर्भरता, एक देश दूसरे देश का सहयोग कर रहा है आर्थिक स्थिति में और व्यापार वगैरह में, क्रय विक्रय के अंदर, जिससे मतलब लोगों की आर्थिक स्थिति सही बनी रहती है और यहाँ जनसंख्या है वो आसानी से और सुगमता से रह पाती है। सामाजिक रीति रिवाज प्रभावित करेंगे कि सामाजिक रीति रिवाज अगर हमारे अनुकूल हैं तो हम वहाँ बसने के लिए मतलब क्या रहेंगे, ज़्यादा अनुकूलित रहेंगे। धार्मिक विश्वास, वही बात है कि एक ही धर्म के लोग जो होते हैं वहाँ ज़्यादा सघनता एक ही धर्म के लोगों की मिलती है, चाहे एक ही जाति हो, एक ही धर्म हो। इसी प्रकार से और जो लोग जहाँ जीवन के प्रति क्या होना चाहिए, सही या सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, उन क्षेत्रों में जनसंख्या मतलब क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक थे। पहला कारक आपने पढ़ा है भौतिक कारक, दूसरा कारक आपने पढ़ा है आर्थिक कारक, तीसरा कारक आपने सांस्कृतिक कारक पढ़ा है और चौथा कारक है वो राजनीतिक और सामाजिक कारक पढ़े हैं। और इन चारों कारकों में इनके मध्य के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं और ये चारों के चारों कारक जो हैं वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।